हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव शर्मा। आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो टॉपिक है प्रैक्टिकली मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशंस। हिंदी में आयोनिक विलयनों की चालकता व चालकत्व का निर्धारण। ठीक है बच्चों, तो बेटा जिस भी आयनिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी आपको प्रैक्टिकली मेजर करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले उस आयोनिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करना होगा, ठीक है, और फिर रेजिस्टेंस को आप कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में चेंज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कल आपको क्लास वीडियो में बताया। ठीक है, आगे सुनिए। तो बेटा मैंने कहा है कि आयनिक विलयनों का अगर आपको कंडक्टेंस यानी चालकत्व और चालकता का निर्धारण करना है तो पहले उस आयनिक विलयन का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए और फिर प्रतिरोध को आप कन्वर्ट कर सकते हैं चालकत्व और चालकता, कर सकते हैं ना। तो लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आयनिक विलयनों का प्रतिरोध है वो व्हीटस्टोन-ब्रिज के प्रिंसिपल से डिटरमाइन होता है, व्हीटस्टोन-ब्रिज के प्रिंसिपल से डिटरमाइन होता है। इसको मैं अभी आगे बताऊंगा व्हीटस्टोन-ब्रिज क्या होता है। ठीक है बेटा, आगे हम बात करें कि आयनिक विलयनों का जब आप प्रतिरोध कैलकुलेट कर डिटरमाइन कर चुके हैं, आयनिक विलयनों का जब रेजिस्टेंस आप ज्ञात कर लें तो रेजिस्टेंस को किसमें कन्वर्ट करेंगे, इसमें चालकत्व यानी कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस में चेंज करेंगे और कंडक्टेंस को चेंज करेंगे किसमें, कंडक्टिविटी में यानी चालकता। और आपको पता है कि जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। कहने का मीन है कि जो चालकत्व है वो प्रतिरोध के विक्रम होता है। ठीक है, और फिर चालकत्व जब ज्ञात हो जाए उससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कंडक्टिविटी चालकता। कैसे, तो देखिए मैंने अभी आपसे कहा है कि जो C है वो 1/r होता है, C जो है 1/r होता है, और जो कापा होता है कंडक्टिविटी वो C/L/A होता है, C/L/A होता है। ये दो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं। आपने रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया पहले आयनिक सॉल्यूशन का, आयनिक विलयन का, उसका रेसिप्रोकल किया, व्युत्क्रम किया, तो क्या आ गया, कंडक्टेंस, चालकत्व आ गया। ठीक है, और फिर चालक की सहायता से आपने कंडक्टिविटी का मेजरमेंट किया। कंडक्टिविटी क्या है, कापा इक्वल्स टू C/L/A। C आपके पास है, C आपके पास है, L और A, L क्या होता है, इलेक्ट्रोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, और A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स यानी इलेक्ट्रोड्स के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये आपके पास नहीं है, लेकिन सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट कल आप पढ़ चुके हैं, उससे अपन ये डिटरमाइन कर सकते हैं। अब आगे क्या करना है बेटा, आपको ध्यान दीजिए, जब आप आयनिक सॉल्यूशंस, आयनिक विलयन का प्रतिरोध जब आप ज्ञात करने बैठते हैं तो आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। और प्रॉब्लम्स क्या है, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये आएगी कि जब आप डायरेक्ट करंट को अप्लाई करते हैं, जब सर्किट में परिपथ में डायरेक्ट करंट विद्युत धारा को अप्लाई करते हैं तो जो आपका आयनिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट है ना उसकी कंसंट्रेशन अल्टर हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पहली प्रॉब्लम ये है, यानी जब आप विद्युत धारा को परिपथ में सप्लाई करते हैं तो जो आपका विद्युत अपघट्य है आयनिक विलयन में, उस विद्युत अपघट्य की सांद्रता में परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को, इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, डीसी की जगह एसी को प्रयुक्त करते हैं, यानी डायरेक्ट करंट की जगह अल्टरनेटिव करंट को यूज में लेते हैं। और ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर की जगह हम हेडफोन या डिटेक्टर को यूज में लेते हैं, गैल्वेनोमीटर की जगह हम हेडफोन और डिटेक्टर को यूज में लेते हैं, यानी डिटेक्टर को हिंदी में कहते हैं संसूचक को यूज में लिया जाता है। क्लियर हो गया बेटा, ये पहली प्रॉब्लम है। डिटेक्टर को या हेडफोन को यूज में क्यों लेते हैं, क्योंकि जब आप बैलेंस पॉइंट पहुंचते हैं तो बेटा बैलेंस पॉइंट पे जो डिटेक्टर है, हेडफोन है, वो मिनिमम साउंड शो करता है या
देयर इज नो साउंड इज प्रेजेंट, वहाँ कोई साउंड नहीं होती, तो आपको एंड पॉइंट फाइंड करना इजी हो जाता है। सेकंड जो प्रॉब्लम आती है बेटा कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको डायरेक्टली सर्किट में लेना इम्पॉसिबल है। जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है आयनिक विलयन है उसको डायरेक्टली सर्किट में लेना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स की जो शेप होती है सभी की डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, तो उसको डायरेक्टली सर्किट में लेना इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए हम एक स्पेशल टाइप के सेल की बात करते हैं और उस सेल को यूज में लेते हैं। उस सेल का नाम है कंडक्टिविटी सेल। उस सेल का नाम क्या है? कंडक्टिविटी सेल। हिंदी में कहते हैं उसको चालकता सेल। क्लियर? अब चालकता सेल ऐसे भी बना सकते हैं आप, और चालकता सेल वो भी है। ये दोनों ही डायग्राम चालकता सेल के हैं, कंडक्टिविटी सेल के हैं। तो आप देखिए कंडक्टिविटी सेल में दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स होता है कंडक्टिविटी सेल में, ठीक है। और प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स को प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड कर देते हैं, यानी प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड को प्लेटिनम ब्लैक से लेपित कर देते हैं, ठीक है। और ये कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, ठीक है। और जिस भी आयनिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस आपको डिटरमाइन करना है उसको इस कंडक्टिविटी सेल में फिल कर देते हैं, इसमें कंडक्टिविटी सेल में फिल कर देते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? और हम उस आयनिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके साथ इस कंडक्टिविटी सेल को किसके साथ कनेक्ट करते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की एक भुजा के साथ इस कंडक्टिविटी सेल के जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, जो कनेक्टिंग वायर्स हैं उनको व्हीटस्टोन ब्रिज की एक भुजा के साथ हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और फिर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। रेजिस्टेंस जब आ जाए उसको अपन कंडक्टेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि C = 1/R होता है, और कंडक्टेंस से अपन कंडक्टिविटी का मेजरमेंट करते हैं, तो K = C × L/A। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि बेटा जो कंडक्टिविटी सेल आप यूज में ले रहे हैं उसमें इलेक्ट्रोड्स की जो बिटवीन डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। इलेक्ट्रोड के बिटवीन जो डिस्टेंस है, इलेक्ट्रोड के मध्य जो दूरी है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इलेक्ट्रोड्स का, यानी अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कंडक्टिविटी सेल में, चालकता सेल में। अब मैं कैसे इस चालकता सेल को कनेक्ट करना है वो मैं बताता हूँ। उससे पहले आप सुन लें कि इस कंडक्टिविटी सेल में उस आयनिक सॉल्यूशन को फिल करना है जिसका रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। अब कैसे इसको व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट करते हैं वो मैं अभी डायग्राम बनाता हूँ, तो आप देखिए बच्चों। तो बच्चों मैं आपको कंडक्टिविटी सेल के बारे में, चालकता सेल के बारे में बता चुका हूँ। उसका यूज हम क्यों करते हैं वो भी मैंने आपको बताया, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट है उनकी शेप अलग अलग होती है, इसलिए उनको डायरेक्ट सर्किट में लेना इम्पॉसिबल हो जाता है। अतः हम एक स्पेशल टाइप के सेल को यहाँ पे यूज में लेते हैं और उस सेल को कहते हैं चालकता सेल, कंडक्टिविटी सेल। अब ये इस साइड मैंने कंडक्टिविटी सेल है जिसमें 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं और वो प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड किया हुआ है, प्लेटिनम ब्लैक से लेपित किया हुआ है, ठीक है। और इस कंडक्टिविटी सेल में जिस आयनिक सॉल्यूशन का, आयनिक विलयन का रेजिस्टेंस, प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है उसको फिल कर दिया जाता है। आपको पता है कि दोनों इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हैं और इनकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये कनेक्टिंग वायर्स हैं और इन कनेक्टिंग वायर्स को हम व्हीटस्टोन ब्रिज की एक भुजा से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज की एक भुजा से अपन जब इसको कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले अपन आयनिक विलयन का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, और प्रतिरोध को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? कंडक्टेंस में। प्रतिरोध को किस में कन्वर्ट करते हैं? कंडक्टेंस में, क्योंकि आप जानते हैं कि जो C है वो 1/R होता है। C क्या होता है? 1/R। और C क्या है? कंडक्टेंस, जो कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो R से अपन ने कंडक्टेंस को मेजर किया और कंडक्टेंस से आपने कापा, यानी कंडक्टिविटी को मेजर किया, यानी पहले चालकता का निर्धारण किया, तो चालकता क्या है? कापा = C × L/A।
एल क्या है, सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक। सी कंडक्टेंस है जो यहाँ पे ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, डिटरमाइन कर चुके हैं। तो एल 1 सेंटीमीटर है और ए कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा के की वैल्यू यानी कंडक्टिविटी वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसमें कंडक्टिविटी सेल को एक भुजा से कनेक्ट कर दिया जिसकी रेजिस्टेंस R2 रखा जो कि अननोन है। आयनिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कितना आएगा R2 जो अननोन है, हमें नहीं मालूम। R1 ये कंडक्टिविटी सेल का फिक्स रेजिस्टेंस है और R3 और R4 ये फिक्स हो, ये नॉन है। R1 नॉन है, R2 अननोन है, R3 और R4 दोनों फिक्स हो गए, ठीक है। और ये बीच में डिटेक्टर लगा हुआ है, हेडफोन या संसूचक भी कह सकते हैं इसको, ये लगा हुआ है, इसमें करंट पास करते हैं। तो बेटा आप एक फॉर्मूला बनाएंगे R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। R1 नॉन है और R2 अननोन है, तो अननोन हमको कैलकुलेट करना है। तो R2 इक्वल्स टू क्या आएगा R1 इंटू R4 अपॉन R3। आ गया ना बच्चों, यही फॉर्मूला मैंने लास्ट में बताया आपको, R2 इक्वल्स टू R1 इंटू R4 अपॉन R3। इससे अपन अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं और जब रेजिस्टेंस आ जाए तो उसको कंडक्टेंस में कन्वर्ट करते हैं और कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी में इजीली कन्वर्ट करके हम डिटरमाइन कर सकते हैं कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। अब मैं आगे चलूं, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है तुल्यांकी चालकता, जिसको लैम्डा ई से प्रदर्शित करते हैं या इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कौन सा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और रिप्रेजेंट करता है लैम्डा ई से। क्लियर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना है। आपको सबसे पहले इसके डेफिनेशन के बारे में बात करनी है, तो पहले मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस ऑन डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट in VML solution called equivalent conductivity। हिंदी में सुन ले, जब विलय पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक को VML विलयन में घोला जाता है तो उस विलयन में उपस्थित समस्त आयनों की जो चालकता है उसे हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं और तुल्यांकी चालकता को लैम्डा ई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, ये डेफिनेशन है। कहने का मीन है कि आपको सॉल्यूट यानी विलय का 1 ग्राम तुल्यांक लेना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेना है और उसको विलयन के VML में डिसॉल्व कर देना है। और ये डिसॉल्व करने के बाद विलयन में सॉल्यूशन में जितने भी आयंस हैं उन सब की जो टोटल कंडक्टिविटी है दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तुल्यांकी चालकता है। क्लियर हो गई। तो आपको ये बताना है कि जो लैम्डा ई है, लैम्डा ई इक्वल्स टू होता है के इनटू वी। ये के का मीन कापा, कंडक्टिविटी यानी चालकता, और वी क्या है, वॉल्यूम। वी क्या है बच्चों, वॉल्यूम। और चूंकि V इक्वल्स टू होता है 1000 अपॉन C, 1000 अपॉन C। इसको आप ये भी लिख सकते हैं 1000 अपॉन N, 1000 अपॉन N। इट मीन C इक्वल्स टू N। C किसके बराबर है, N के बराबर। अब प्रॉब्लम ये है कि ये कहाँ से आया V इक्वल्स टू 1000 अपॉन C या V इक्वल्स टू 1000 अपॉन N। तो बेटा आपने 11th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी है नॉर्मलिटी, नॉर्मलता की परिभाषा पढ़ के आए, और यहाँ भी मैंने सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ाई थी। तो n क्या होता है, पहली बात तो मैंने आपको पहले कह दिया n इक्वल्स टू c। n और c यानी c का मीन कंसंट्रेशन, सांद्रता है वो बराबर। आपको ध्यान रखना है सॉल्यूट का 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम इक्विवेलेंट को VML सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया तो जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, c। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट की जब बात आ जाए तो उसको अपन नॉर्मलिटी भी कहते हैं, नॉर्मलता भी कहते हैं ना। तो n बराबर c हो गया, और इसका जो फॉर्मूला है नॉर्मलिटी का ध्यान दें, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन
वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें, लीटर में। ये लिखते हैं ना बच्चों, यही है ना नॉर्मलिटी का। अब क्या करना है कि वी एम एल, जो वी वॉल्यूम है वो लीटर में है, उसको आप एम एल में कन्वर्ट कर लो। तो एन इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वी, इस बार किसमें एम एल में, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, क्योंकि आप अगर इसको एम एल में कन्वर्ट करेंगे वी को, तो वापस लीटर बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 ऊपर आ जाएगा। और अब आप इससे देखिए, इसको इधर ले आए और इसको उधर ले जाओ, तो v इक्वल्स टू क्या होगा, सॉरी पहले आप ये देख लें, n इक्वल्स टू c, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट है ना, तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन v ml इनटू 1000 दिया है बच्चों। अब इसको अपन सोल्व करते हैं, तो देखिए v इक्वल्स टू v को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा आपका 1000 अपॉन c, v को इधर लिया, c को इधर ले गए, तो 1000 अपॉन c हो गया। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं 1000 अपॉन n, n को लेके जाएंगे तो n, क्योंकि n और c दोनों बराबर है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि v इक्वल्स टू 1000 अपॉन c कहाँ से आया। तो देखिए बच्चों, लैम्डा e इक्वल्स टू होगा कंडक्टिविटी कापा इनटू 1000 अपॉन n, ये भी लिख सकते हैं, एक तो ये है, और n बराबर c होता है, तो दूसरा फॉर्मूला लैम्डा इक्वल्स टू कापा इनटू 1000 अपॉन c, ये फॉर्मूले अपन यूज में ले सकते हैं। ये कहलाती है बेटा तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। एग्जाम में इसके ऊपर कई बार डेफिनेशन या फॉर्मूले वगैरह पूछ लेते हैं, कई बार इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट भी पूछते हैं, और यूनिट किससे कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इससे आप यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे बेटा, ध्यान दें इधर, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए, मैं आगे बात करने जा रहा हूं यूनिट ऑफ लैम्डा ई, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप जानते हैं लैम्डा ई इक्वल्स टू कापा इनटू 1000 अपॉन n, यही होता है बच्चों। अब लैम्डा ई, इसकी तो यूनिट आप जानते हैं सीमेंस मीटर इनवर्स, कापा कंडक्टिविटी की यूनिट है सीमेंस मीटर इनवर्स, इनटू ऊपर 1000 एज इट इज है, अपॉन में n क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब इसमें मैं लिख सकता हूं पर मीटर क्यूब, लिख सकते हैं। अभी मीटर क्यूब को ऊपर ले जाओ, तो लैम्डा ई इक्वल्स टू सीमेंस मीटर इनवर्स इनटू 1000 अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट इनटू मीटर क्यूब। मीटर क्यूब नीचे से -3 था, वो ऊपर आ गया तो 3 हो गया, मीटर से कैंसिल हो गया, तो आपका लैम्डा ई इक्वल्स टू सीमेंस मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो मीटर स्क्वायर बचेगा, फिर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ध्यान दें ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा, तो लैम्डा की यूनिट होगी सीमेंस मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट, या ये कहेंगे सीमेंस मीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। ये यूनिट है मोलर कंडक्टिविटी की। बेटा आपको समझ में आई मोलर कंडक्टिविटी कैसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब मैं मैं उल्टा हो गया, ये थी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तुल्यांकी चालकता, आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल इजी है। और अब मैं बात करूंगा मोलर कंडक्टिविटी। तो बच्चों मैं अब जो बात करने जा रहा हूँ वो है मोलर कंडक्टिविटी या मोलर चालकता, जिसको लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा m से। ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे तुल्यांकी चालकता इंपॉर्टेंट थी, ऐसे ही मोलर चालकता भी इंपॉर्टेंट है, मोलर कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन क्या होगी बेटा, दोनों की डेफिनेशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे सॉल्यूट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया था, यहाँ पे ओनली सॉल्यूट का 1 ग्राम मोल लिया।
बाकी पूरा सेम। एन की जगह एम आ जाएगा, बस। इक्विवेलेंट की जगह मोल आ जाएगा, बाकी पूरा सेम रहेगा। तो ध्यान से सुनिए, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता, यानी कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस इन द सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट इन VMl सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। यानी विलय पदार्थ के 1 ग्राम मोल को उसके VMl विलयन में डालने पर विलयन में उपस्थित समस्त आयनों की जो चालकता होगी उसे आप मोलर चालकता कहेंगे। और मोलर कंडक्टिविटी या मोलर चालकता को हम लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करें। ऐसे यहाँ पर मैं लैम्डा एम इक्वल्स टू एक फॉर्मूला लिखा हूँ, काफा इंटू वी। जैसे उसका लिखा था बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। वहाँ लैम्डा ई इक्वल्स टू ये था, यहाँ पे लैम्डा एम इक्वल्स टू। डिफरेंस क्या आगे पता चलेगा कि यानी कापा कंडक्टिविटी चालकता, वी क्या है वॉल्यूम आयतन, और चूंकि v इक्वल्स टू होता है 1000 अपॉन सी, v इक्वल्स टू क्या होता है 1000 अपॉन सी। इसको आप ये भी लिख सकते हैं 1000 अपॉन m, ये भी लिख सकते हैं। इसका मीन क्या हुआ कि c इक्वल्स टू m, c किसके बराबर है m, और कैपिटल M क्या होता है मोलरिटी, मोलरता, कैपिटल M का मीन है। ठीक है, अब वही प्रश्न यहाँ पे आ गया कि 1 अपॉन सी या सॉरी 1000 अपॉन सी या 1000 अपॉन m कहाँ से लिख दिया। तो आप बेटा मोलरिटी m इक्वल्स टू सी जानते हैं। ये जो फॉर्मूला होता है मोलरिटी का, मोलरता का, विलय पदार्थ के ग्राम मोल्स की वह संख्या जो विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, ये डेफिनेशन है। तो देखिए ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय पदार्थ के ग्राम मोल बटा वी लीटर, आयतन कितना वी लीटर, ये आपके सामने लिख दिया। अब लीटर को अगर अपन ml में लिखेंगे तो 1000 से डिवाइड होगा वापस लीटर में बदलने के लिए। देखिए m इक्वल्स टू c इक्वल्स टू ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन v, मैंने ml में कर दिया, किसमें कर दिया ml में। तो इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई किया मैंने 1000 से, क्योंकि VML को लीटर बदलेंगे तो V में 1000 से डिवाइड करेंगे और 1000 के ऊपर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपका जो फॉर्मूला आगे देखिए बेटा, ग्राम मोल्स कितने लिया आपने VML में 1, कितना लिया 1 लिया ना, 1 ग्राम मोल। तो ग्राम मोल्स की वैल्यू हो गई यानी m इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 1 अपॉन VML इनटू मल्टीप्लाई करना है आपको 1000 से, कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। तो आप देखिए v को इधर लेके आइए तो फॉर्मूला बना 1000 अपॉन m, एक फॉर्मूला लिया जाएगा इससे, और c v इक्वल्स टू 1000 अपॉन c पे लिख सकते हैं नहीं, तो c को लेके जाओगे तो अपॉन में c आ जाएगा, v को लेके जाओ m को लेके जाओगे तो अपॉन में m आ जाएगा। अब v की जगह मेरे को ये रखना है, v की जगह ये रख सकता हूँ लैम्डा m इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 अपॉन c, एक तो आप ये भी रख सकते हैं, और लैम्डा m इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 अपॉन m, एक ये रख सकते हैं। तो बेटा ये फॉर्मूलेज आ रहे हैं, इन फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल्स होंगे, क्या होंगे न्यूमेरिकल्स होंगे। लेकिन न्यूमेरिकल से पहले अपन लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट के बारे में बात करें। किसके बारे में बात कर लें, यूनिट के बारे में। तो देखिए बच्चों यूनिट कैसे निकालना है, इधर देखें ध्यान से, आपको बात करनी है यूनिट ऑफ लैम्डा m, यूनिट ऑफ लैम्डा m। तो आप जानते हैं लैम्डा m इक्वल्स टू क्या है कापा इंटू 1000 अपॉन m। लैम्डा m इक्वल्स टू कापा की यूनिट सीमेंस मीटर इनवर्स ये होती है, इंटू 1000 अपॉन ग्राम मोल, मोलरिटी की यूनिट क्या है ग्राम मोल पर लीटर। तो लीटर को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मीटर -3, भाई लीटर मीटर क्यूब के इक्वल होता है, तो पर लीटर है तो मीटर -3 हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाओ तो लैम्डा m इक्वल्स टू सीमेंस
मीटर इनवर्स इंटू 1000 मीटर क्यूब अपॉन नीचे ग्राम मोल बचे। अब मीटर इनवर्स है, ये मीटर क्यूब है तो कैंसिल होंगे, तो बचेगा लैम्डा एम इक्वल्स टू सीमेंस मीटर स्क्वायर। रिमेनिंग ये ऊपर आएगा तो पर ग्राम मोल इनवर्स। तो बेटा ये यूनिट आपकी आ गई मोलर कंडक्टिविटी। इसकी यूनिट है मोलर कंडक्टिविटी की। क्लियर हो गया। अब मैं जो बात करूंगा आपसे आपके सामने वो होगा रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो बच्चों अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यानी मोलर चालकता व तुल्यांक की चालकता में क्या संबंध होता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो बेटा यदि आपको ये कहा जाए कि जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट का इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट दोनों सेम है, यदि सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट दोनों सेम है तो बेटा ध्यान रखना है कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी वही आपकी मोलर कंडक्टिविटी होगी। कहने का मीन है कि यदि विलय पदार्थ का तुल्यांकी भार और अणुभार दोनों समान है तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता दोनों का मान समान होगा। लेकिन यदि विलय पदार्थ का तुल्यांकी भार और अणुभार दोनों अलग अलग हैं तो तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता भी अलग अलग होगी। तो उनमें रिलेशन क्या अभी मैं बोर्ड पर लिखता हूँ और इंग्लिश में भी सुन ले। अगर सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट अगर डिफरेंट है तो डेफिनेटली उनकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी भी डिफरेंट होगी। कैसे, अब आप बोर्ड पे देखिए, मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि लैम्डा ई क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तुल्यांकी चालकता। ये लैम्डा एम ये मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर चालकता, इसमें भाग देना है चार्ज ऑन एनी वन आयन, यानी इलेक्ट्रोलाइट में जो आयन्स है ना विद्युत अपघट्य में, उसमें से किसी भी आयन पर जो आवेश है, जो चार्ज है, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू से डिवाइड कर दो मोलर कंडक्टिविटी को तो आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब तुल्यांकी भार और अणुभार दोनों अलग अलग हों, इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट दोनों डिफरेंट हों, तब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लिखा है लैम्डा ई तुल्यांकी चालकता बराबर मोलर चालकता बटा किसी भी आयन पर उपस्थित आवेश। ठीक है, आवेश का केवल न्यूमेरिक वैल्यू लेनी है, चार्ज प्लस माइनस का साइन नहीं लेना है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, आप ये रिलेशन देख सकते हैं। अब मैं बेटा मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और जो रिलेशन है इन पे न्यूमेरिकल्स की बात करूंगा। अब आप न्यूमेरिकल्स देखिए। तो बच्चों मेरा न्यूमेरिकल है अब आपके सामने, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 m KCl solution is 0.0248 Siemens centimeter inverse. Calculate its molar conductivity. कहने का मीन है कि 0.02 m कैपिटल M है KCl विलयन की जो चालकता है वो 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। तो आपको इस विलयन की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, मोलर कंडक्टिविटी। तो बेटा फॉर्मूला ये है लैम्डा एम इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 अपॉन एम। कापा की वैल्यू आपके पास है 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 अपॉन एम की वैल्यू 0.02 रख दिया और आपने इसको सोल्व किया तो आपका आंसर आएगा लैम्डा एम इक्वल्स टू 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर मोल। सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर मोल ये यूनिट हो गई, तो आंसर है 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर मोल। तो बेटा ये न्यूमेरिकल था। अगर मैं इस न्यूमेरिकल में आपसे कहता हूं कि मोलर कंडक्टिविटी के साथ साथ आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी मेजर कीजिए,
तो बेटा आप ध्यान दें, आपके पास किसका सॉल्यूशन है, KCl का, और KCl में K के ऊपर कोई +1 चार्ज है और Cl के ऊपर भी कितना चार्ज है, +1, तो दोनों आयंस पे चार्ज सेम है। तो यहाँ पर बेटा आपको ध्यान रखना है कि KCl का जो इक्विवेलेंट वेट है वही मॉलिक्यूलर वेट है, और जब दोनों सेम होते हैं इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट, तो उस कंडीशन में जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वही इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी होगी। तो यही वैल्यू KCl के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की भी है। तो इस तरह के में और भी न्यूमेरिकल्स हैं जिनको मैं कल क्लास में लूंगा, और कल का हो सकता है अपना जो टॉपिक है ओनली न्यूमेरिकल्स पे ही हो, तो न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक पे कल करने हैं। आज का टॉपिक अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।